अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिराज जलील और खुशामदीद कहता हूं आप सबको आपके ही अपने चैनल इल्म मेनिया में। दोस्तों, आपने डबल शाह का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिसने पोंजी स्कीम की लालच देकर कई लोगों से पैसा लूटा। मगर आखिर ये पोंजी स्कीम क्या थी और इसको मुतारिफ कराने वाला कौन था? जानने के लिए देखते हैं ये वीडियो। कार्लोस पोंजी, जो कि चार्ल्स पोंजी के नाम से तारीख में जाना जाता है। दोस्तों, चार्ल्स पोंजी 1882 को इटली में पैदा हुआ। पोंजी का ताल्लुक एक आम से घराने से था, जिन्होंने बहुत मुश्किल के साथ इसे पैसे देकर यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में पढ़ने के लिए भेजा था। मगर वहाँ उसकी दोस्ती कुछ अमीर लड़कों से हुई, जो यूनिवर्सिटी को 4 साल की लंबी छुट्टी समझकर आए थे। पोंजी भी उनके साथ मिलकर क्लब्स, कैफ़े और ओपरा जाता था, और इस तरह करते करते इसने अपनी तालीम की सारी रकम खर्च कर दी और यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। उन दिनों इटली के बहुत से लोग पैसा कमाने के लिए अमेरिका जाते थे। पोंजी के ख़ानदान ने भी उसे अमेरिका जाकर कामकाज करने का मशवरा दिया ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस ला सके। लिहाजा 15 नवंबर 1903 को पोंजी अपनी जेब में सिर्फ $2.5 लेकर अमेरिका जा पहुंचा। पोंजी को अमेरिका के एक होटल में बतौर डिश वॉशर रख लिया गया और बाद में वो बतौर वेटर काम करने लगा। मगर पोंजी को होटल वालों ने जल्द ही निकाल दिया, क्योंकि वो कस्टमर्स के साथ धोखाबाजी और उनसे चोरी करता था। अमेरिका से नाकामयाब होने के बाद वो कनाडा चला गया। पोंजी की फ्रेंच, इंग्लिश और इटालियन जुबानों पर महारत की वजह से उसे वहाँ के एक बैंक में नौकरी मिल गई। वहाँ पोंजी ने देखा कि वो बैंक लोगों को रकम जमा करने पर उनकी रकम का 5% सूद देता था। मगर चूंकि बैंक नुकसान में जा रहा था, लिहाजा बैंक वाले नए लोगों के अकाउंट से पुराने लोगों को सूद की अदायगी कर रहे थे। यहीं से पोंजी के जहन में जानी मानी फ्रॉडिया पोंजी स्कीम का ख्याल जहन में आया, मगर उस वक्त वो उसे शुरू करने के काबिल नहीं था। बहरहाल एक दिन बैंक मैनेजर का ऑफिस खाली पाते ही पोंजी उसके ऑफिस में जाकर अपने लिए एक चेक बनाने लगा, जिसमें पोंजी ने $423 रकम लिखी और उस वक्त के एक जाने माने बिजनेसमैन डेमीन फोर्नियर का नकली दस्तखत कर डाला, और आखिरकार पकड़े जाने पर उसे 3 साल के लिए जेल में कैद कर लिया गया। 1911 में जेल से रिहाई के बाद वो गैर कानूनी तौर पर इटली से लोगों को अमेरिका लाता था। इस फ्रॉड में भी उसका भांडा फूट गया और उसे मजीद 2 साल एटलांटा जेल में रखा गया। जेल से निकलने के बाद पोंजी अमेरिका वापस चला गया और बोस्टन के एक माइनिंग कैंप में काम करने लगा, मगर वहां पर भी अपने फ्रॉड्स की वजह से जल्द ही निकाल दिया गया। बोस्टन में ही पोंजी की मुलाकात रोजमेरी नामी एक लड़की से हुई, जिसे पोंजी ने शादी का दावतनामा भेजा, मगर उसे कभी भी अपने माजी के बारे में नहीं बताया। रोजमेरी की माँ ने उसे एक खत लिखकर पोंजी के माजी के बारे में सब कुछ बता डाला, मगर इसके बावजूद भी रोजमेरी ने पोंजी के साथ शादी कर ली। शादी के बाद पोंजी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इस जैसे कई दूसरे कामों में हाथ डाला, मगर अपने फ्रॉड की वजह से किसी भी काम में कामयाब नहीं हो पाया। 1919 में पोंजी ने बोस्टन में एक छोटा सा ऑफिस कायम किया और यूरोप के मुख्तलिफ लोगों को, जिनको वो जानता था, अपनी मदद के लिए ख़त लिखने लगा। कुछ हफ्तों बाद पोंजी को जवाब में एक कंपनी की तरफ से ख़त मौसूल हुआ। इस ख़त में IRC यानी इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन भी था, जिसे पोंजी ने आज से पहले कभी नहीं देखा था, और यही कूपन आगे जाकर पोंजी स्कीम की बुनियाद रखने वाला था। पोंजी ने इस IRC के सिस्टम को समझा और इसकी तमाम कमज़ोरियाँ मालूम की। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि IRC की मदद से मुख्तलिफ मुल्कों के लोग एक दूसरे को सिर्फ पोस्टल स्टैम्प तब्दील करके ख़त या फिर दूसरी चीज़ें भेज सकते थे, मगर इस स्टैम्प की कीमत मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ थी। पोंजी दूसरे ममालिक से सस्ते पोस्टल स्टैम्प मंगवा कर उन्हें अमेरिका की IRC पर लगाकर महंगा करके बेचता था। इस कारोबार से पोंजी अच्छे खासे पैसे कमाने लगा और उसका ये कारोबार काफ़ी मशहूर हो गया। मगर पोंजी दूसरे लोगों को इस कारोबार की लालच देकर उनसे भारी रकमें वसूल करता और इन्हें 45 या फिर 90 दिनों के अंदर इसका दुगना या फिर 3 गुना ज़्यादा लौटाने का वादा करता। यही पोंजी स्कीम थी, जिसका आइडिया उसने कनाडा के एक बैंक से लिया था। पोंजी की इस स्कीम में पुराने लोगों को 2 या फिर 2 से ज़्यादा बंदों को लाने का कहा जाता और नए बंदों की रकमों से पुराने कस्टमर्स को वादे के मुताबिक पैसे दुगने करके दे दिए जाते, मगर नए आने वाले सारे लोग इस फ्रॉडिया स्कीम में फंस जाते और उन्हें भारी नुकसान होता। दोस्तों, इस स्कीम से पोंजी रोज़ के $2.5 लाख कमाने लगा। जनवरी 1920 में पोंजी ने अपनी इस स्कीम को मज़ीद फैलाने के लिए अपनी एक कंपनी भी शुरू की और उन दिनों के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो गया। पोंजी की ये स्कीम पूरे मीडिया पर आम हो गई थी और पोंजी के खिलाफ सख्त आर्टिकल छपने लगे, जिसमें पोंजी से उसकी स्कीम के बारे में सख्त सवालात किए जाने लगे।
बाद की तहकीकात से पता चला कि अमेरिका की मार्केट में आने वाले इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन्स की तादाद 1,60,00,000 थी, मगर उनमें से सिर्फ 27,000 ही मुल्क में मौजूद थे, क्योंकि पोंजी ने वो सारे कूपन्स अपने एजेंट्स के जरिए दूसरे मुमालिक के लोगों को फरोख्त कर दिए थे और इन्हीं कूपन को शुरू में खरीदने के लिए वो अपनी स्कीम में फंसने वाले लोगों से पैसा लेता था। दोस्तों, सारे का सारा सच सामने आने पर पोंजी को 3.5 साल की सजा हुई, जिसके बाद उसे कुछ वक्त के लिए जेल से रिहा कर दिया गया ताकि वो लोगों से लूटा हुआ सारे का सारा पैसा वापस कर दे और फिर दोबारा जेल में अपनी सजा पूरी करे। मगर वो ये सब कुछ करने की बजाय भाग गया और फ्लोरिडा और टेक्सास में मजीद धोखाबाजी शुरू की। आखिरकार पोंजी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसने कई साल जेल में गुजारे। रिहाई के बाद इसे इटली में नज़रबंद कर दिया गया, जहां वो निहायत गुर्बत में डूब गया और बतौर ट्रांसलेटर अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। 1948 तक पोंजी अंधा हो चुका था और फालज की वजह से उसका एक हाथ और एक पैर पूरी तरह बेजान हो गए थे और आखिरकार 18 जनवरी 1949 को इटली के एक चैरिटी हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, यह था पोंजी स्कीम का पस मंज़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।